तो आज की इस गहन चर्चा का मुख्य लक्ष्य मतलब हमारा जो फोकस है वो कक्षा 11 जीव विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 16 पर है। उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन या कहें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। बिल्कुल। ये जो डीप डाइव है ना, ये बोर्ड परीक्षाओं और विशेष रूप से नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार करेगा। शरीर कैसे अपने अंदर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है और कैसे संतुलन बनाए रखता है, ये पूरी प्रक्रिया असल में एक बहुत ही जटिल मशीनरी की तरह काम करती है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ, और इस विषय की गहराई में जाने से पहले देखिए, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि शरीर के लिए इन अपशिष्ट पदार्थों को, विशेष रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालना आखिर इतना आवश्यक क्यों है? क्योंकि अगर कचरा अंदर रहेगा तो जहर बन जाएगा, है ना? एकदम सही। शरीर में हर सेकंड अनगिनत मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही हैं। हम जो प्रोटीन खाते हैं उसके टूटने से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल जैसे तत्व बनते हैं। यदि ये शरीर में जमा होने लगें तो ये कोशिकाओं के लिए अत्यधिक विषैले हो सकते हैं। मतलब ये केवल शरीर की साफ सफाई का काम नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये जल संतुलन यानी ऑस्मोरेगुलेशन से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो मतलब शरीर को कचरा बाहर फेंकते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि कहीं इस प्रक्रिया में शरीर का सारा पानी ही बाहर ना निकल जाए। ये तो एक बहुत ही नाजुक, क्या कहेंगे, ट्रेड ऑफ लगता है। ठीक इसी संतुलन के कारण प्रकृति ने अलग-अलग जीवों को उनके पर्यावरण के अनुसार अलग-अलग रणनीतियां दी हैं। जीवों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है अमोनिया उत्सर्जित करने वाले जीव, जिन्हें अमोनोटेलिक कहा जाता है। अमोनिया सबसे अधिक विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। अरे, अगर ये इतना विषैला है तो शरीर इसे तुरंत बाहर क्यों नहीं निकाल देता? इसमें समस्या क्या है? समस्या पानी की है। अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ये पानी में आसानी से घुलनशील है। अच्छा, तो ये विलासिता केवल उन जीवों के पास है जो अथाह पानी के बीच रहते हैं। बिल्कुल। नीट के दृष्टिकोण से इसके उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे अस्थिल मछलियां, जिन्हें बोनी फिश कहते हैं, जलीय उभयचर और जलीय कीट। इनमें विसरण यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा अमोनिया सीधे शरीर की सतह या मछलियों में क्लोम के माध्यम से अमोनियम आयनों के रूप में पानी में घुलकर बाहर निकल जाता है। तो इस प्रक्रिया में वृक्क यानी किडनी की कोई खास भूमिका नहीं होती? हाँ, इनमें किडनी का कोई विशेष काम नहीं होता। ये तो उन जीवों की बात हुई जिनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर रहने वाले जीवों को तो पानी बचाना होता है। वे अमोनिया के साथ क्या करते हैं? यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्थलीय आवास में पानी की कमी के कारण जीवों को इस विषैली अमोनिया को कम विषैली रूप में बदलना पड़ता है। दूसरी श्रेणी है यूरियोटेलिक जीवों की, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें हम इंसान भी आते हैं, राइट? स्तनधारी। हाँ, स्तनधारी यानी मैमल्स, कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां भी इसी में आती हैं। इन जीवों में यकृत यानी लिवर एक विशेष चक्र के माध्यम से विषैली अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में बदल देता है। और फिर यह यूरिया रक्त में छोड़ दिया जाता है। एकदम सही, जिसे वृक्क छानकर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसमें अमोनिया की तुलना में काफी कम पानी खर्च होता है। और अगर हम उन जीवों की बात करें जिन्हें पानी की एक एक बूंद बचानी होती है, जैसे पक्षी या रेगिस्तान में रहने वाले जीव, विकासवाद ने उन्हें कैसे ढाला है? वे यूरिकोटेलिक जीव कहलाते हैं। पक्षी, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, स्थलीय घोंगे और कीट इसी श्रेणी में आते हैं। देखिए, पक्षियों को उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। हाँ, वे पानी का भारी वजन लेकर नहीं उड़ सकते। बिल्कुल, इसलिए वे यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जो सबसे कम विषैला होता है। इसे शरीर से निकालने के लिए पानी की न के बराबर आवश्यकता होती है। ये जीव अपने अपशिष्ट को एक गाढ़े पेस्ट या छोटी गोली के रूप में बाहर निकालते हैं। ये जल संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। परीक्षा के लिए हमें विभिन्न जीवों के उत्सर्जी अंगों के नाम भी तो याद रखने होंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। प्लानेरिया जैसे चपटे कृमियों में आधि वृक्कक या ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें फ्लेम सेल्स कहते हैं। केंचुए में वृक्कक या नेफ्रिडिया होता है। और तिलचिट्टे यानी कॉकरोच में? कॉकरोच जैसे कीटों में मैल्पीगी नलिकाएं होती हैं। और झींगा या प्रॉन में श्रृंगिक ग्रंथियां, जिन्हें एंटिनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, उत्सर्जन का कार्य करती हैं। परीक्षा में मैचिंग वाले सवालों में ये कीवर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं। तो प्रकृति ने पानी बचाने के लिए अलग-अलग जीवों को
अलग अलग तरीके दिए हैं, लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें जो रोजाना लीटरों पानी पीते हैं, हमारे अंदर ये फिल्ट्रेशन प्लांट कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही शानदार सिस्टम है। अगर हम मानव गुर्दे यानी किडनी को देखें तो ये सेम के बीच के आकार का होता है। एक वयस्क मनुष्य में ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और करीब 120 से 170 ग्राम का होता है। सही कहा। और इसके बाहरी हिस्से को कॉर्टेक्स और भीतरी हिस्से को मेडुला कहते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो वृक्क की इस पूरी संरचना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार होता है जिसे हाइलम कहते हैं। हाइलम? हाँ, वृक्क की भीतरी अवतल सतह के बीच में एक खांचा होता है। इसी हाइलम के रास्ते मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिकाएं और तंत्रिकाएं गुर्दे के अंदर प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती हैं। लेकिन असली काम तो वृक्क के अंदर मौजूद सूक्ष्म संरचनाएं करती हैं ना, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। बिल्कुल। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन सिर्फ एक किडनी में? ये तो माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स का एक विशाल जाल लगता है। ये काम कैसे करता है? एक नेफ्रॉन के 2 मुख्य भाग होते हैं। एक है गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस और दूसरा है वृक्क नलिका। ग्लोमेरुलस वास्तव में रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा है। रक्त यहां अभिवाहित धमनिका के माध्यम से आता है और अपवाहित धमनिका से बाहर निकलता है। और इस गुच्छ को एक प्याले जैसी संरचना घेरे रहती है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। हाँ, बोमन कैप्सूल। याद रखें, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ मिलाकर मैल्पीजियन काय या मैल्पीजियन बॉडी कहा जाता है। और बोमन संपुट के आगे जो लंबी नलिका जाती है, उसका क्या स्ट्रक्चर है? वो नलिका 3 मुख्य हिस्सों में बटी होती है। पहला भाग है समीपस्थ संवलित नलिका यानी पीसीटी। फिर आता है यू आकार का हेनले लूप, जिसमें एक नीचे जाने वाली यानी अवरोही और एक ऊपर जाने वाली यानी आरोही भुजा होती है। और इसके बाद नलिका फिर घुमावदार हो जाती है, जिसे दूरस्थ संवलित नलिका या डीसीटी कहते हैं। अंत में कई नेफ्रॉन्स की डीसीटी एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं, जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। मैंने सुना है कि नेफ्रॉन भी 2 तरह के होते हैं। हाँ, हेनले लूप की लंबाई के आधार पर कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हेनले लूप बहुत छोटा होता है, जबकि जक्स्टामेडुलरी में ये बहुत लंबा होता है और मेडुला की गहराई तक जाता है। यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। हमारा हृदय 1 मिनट में जितना रक्त पंप करता है, उसका लगभग 5वां भाग यानी करीब 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त हमारी किडनियां प्रति मिनट छानती हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे शरीर का पूरा रक्त दिन में दर्जनों बार इन सूक्ष्म फिल्टरों से होकर गुजरता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का ये पहला चरण है, गुच्छीय निष्पंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये कैसे होता है? भूमन संपुट की आंतरिक सतह पर पोडोसाइट्स नाम की विशेष कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं इतने बारीक छिद्रों का निर्माण करती हैं कि रक्त के प्लाज्मा में मौजूद बड़े प्रोटीन को छोड़कर बाकी सारा तरल पदार्थ छनकर बोमन संपुट में आ जाता है, जिसे GFR कहते हैं। हाँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह 125 मिलीलीटर प्रति मिनट या लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। 1 सेकंड, 180 लीटर? लेकिन हमारे शरीर में तो कुल 5 या 6 लीटर ही खून होता है, और हम इंसान दिन भर में 180 लीटर मूत्र तो नहीं निकालते। यही सबसे रोचक बात सामने आती है। भले ही 180 लीटर द्रव छनता है, लेकिन शरीर से औसतन केवल 1.5 लीटर मूत्र ही बाहर निकलता है। अच्छा, तो बाकी का द्रव कहाँ जाता है? इसका मतलब है कि छने हुए द्रव का लगभग 99% हिस्सा वृक्क नलिकाओं द्वारा वापस सोख लिया जाता है। इसे पुनरावशोषण या रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। शरीर अपनी काम की चीजें कचरे में नहीं जाने दे सकता, जैसे ग्लूकोज और अमीनो अम्ल। बिल्कुल, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जैसे पोषक तत्वों का सक्रिय रूप से 100% अवशोषण हो जाता है। इसमें पीसीटी की भूमिका सबसे बड़ी है, जो 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और आवश्यक जल को वापस रक्त में खींच लेती है। तो अगर हम छानने और काम की चीजें वापस सोखने का काम कर चुके हैं, तो फिर मूत्र निर्माण का तीसरा चरण, जिसे स्रवण या सिक्रीशन कहते हैं, उसकी क्या आवश्यकता है? स्रवण इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये फाइन ट्यूनिंग का काम करता है। शरीर के तरल पदार्थों का पीएच और आयनिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। नलिका की कोशिकाएं सीधे रक्त से अतिरिक्त हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन
और अमोनिया को निकालकर वापस निस्पंद या फिल्ट्रेट में डाल देती हैं। तो ये रक्त को बहुत अधिक अम्लीय या क्षारीय होने से बचाता है। एकदम सही। अब इस अध्याय के सबसे जटिल हिस्से पर आते हैं। हमारा शरीर मूत्र को सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेट कैसे करता है? इसे समझने के लिए एक व्यस्त सड़क के ट्रैफिक सिस्टम या एक रिवर्स फ्लो एनालॉजी की कल्पना करें, जहां दो अलग-अलग लाइनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और वे एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। स्तनधारी जीवों की ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो अत्यधिक सांद्र मूत्र बना सकते हैं। ये काम हेनले लूप और उसके समानांतर चलने वाली रक्त केशिका वासा रेक्टा मिलकर करते हैं। विपरीत दिशा में प्रवाह कैसे काम करता है? हेनले लूप की अवरोही और आरोही भुजाओं में द्रव का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में भी रक्त का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। इस काउंटर करंट व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वृक्क के मेड्यूला में नमक और यूरिया की एक भारी सांद्रता या कहें ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट बनाना है। ये 300 से बढ़कर 1200 तक हो जाती है। लेकिन ये ग्रेडियंट बनता कैसे है? और अगर पानी अवरोही भुजा से बाहर निकल रहा है तो वो वहां मेड्यूला में जमा क्यों नहीं हो जाता? हमारा मेड्यूला सूज क्यों नहीं जाता? यही तो प्रकृति की इंजीनियरिंग है। हेनली लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है, लेकिन आयनों के लिए पारगम्य है। ये भुजा लगातार सोडियम क्लोराइड को बाहर मेडुला में फेंकती रहती है, जिसके कारण मेडुला बहुत नमकीन या सांद्र हो जाता है। बिल्कुल। अब अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है, क्योंकि बाहर का वातावरण इतना नमकीन है, ऑस्मोसिस के कारण अवरोही भुजा से पानी बाहर खींचने लगता है। और आपके इस सवाल का जवाब कि मेडुला सूजता क्यों नहीं है, यही वासा रेक्टा एक स्पंज की तरह काम करता है। वो उस पानी को सोख लेता है। हाँ, वो तुरंत उस निकले हुए पानी और सोडियम क्लोराइड को सोख लेता है और रक्त प्रवाह में वापस ले जाता है। इस चक्रव्यूह जैसी प्रक्रिया से मूत्र आरंभिक निस्पंद की तुलना में 4 गुना अधिक सांद्र हो जाता है। ये तो सच में एक अद्भुत प्रणाली है। लेकिन शरीर को कैसे पता चलता है कि कब ज्यादा पानी बचाना है और कब नहीं? मान लीजिए किसी ने बहुत कम पानी पिया है, तो ये सिस्टम कैसे ट्रिगर होता है? ये सब हार्मोनल नियमन के जरिए होता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस ADH या विसोप्रेसिन रिलीज करता है। और ये हार्मोन क्या करता है? ये नलिका के अंतिम भागों यानी DCT और संग्रह नलिका को निर्देश देता है कि वे ज्यादा से ज्यादा पानी वापस सोख लें। इससे मूत्रता यानी डायूरेसिस रुक जाती है और गाढ़ा मूत्र बनता है। और अगर अचानक रक्तचाप गिर जाए तब किडनियां क्या करती हैं? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है और यहीं पर रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम तस्वीर में आता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। जब गुच्छीय रक्तचाप या GFR गिरता है तो JGA कोशिकाएं सक्रिय होती हैं और रक्त में रेनिन नामक एंजाइम छोड़ती हैं। और ये रेनिन रक्तचाप कैसे बढ़ाता है? रेनिन रक्त में मौजूद प्रोटीन को एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। एंजियोटेंसिन 2 एक शक्तिशाली वासोकंस्ट्रिक्टर है। ये रक्त नलिकाओं को सिकोड़ देता है, जिससे ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ जाता है। और एल्डोस्टेरोन का क्या रोल है? ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को भी ट्रिगर करता है, जो नलिकाओं से भारी मात्रा में सोडियम और जल को वापस सोखने का आदेश देता है। इससे रक्त का आयतन बढ़ता है और ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। यानी रास एक ऑन स्विच की तरह काम कर रहा है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। क्या इस सिस्टम को रोकने के लिए कोई ऑफ स्विच या ब्रेक भी है? बिल्कुल है। शरीर में हमेशा एक चेक एंड बैलेंस होता है। जब रक्तचाप बहुत अधिक बढ़ जाता है और हृदय के आलिंद में रक्त का बहाव तेज होता है, तो हृदय की दीवारें ANF यानी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर स्रावित करती हैं। ये क्या करता है? ANF रक्त वाहिकाओं को फैला देता है, जिससे रक्तचाप कम हो जाता है। इस तरह ANF रास प्रणाली पर एक ब्रेक की तरह काम करता है। अब मूत्रण और मूत्र की संरचना पर आते हैं। मूत्र बनने के बाद मूत्राशय में जमा होता है। मूत्र एक हल्का पीला द्रव है जिसका pH लगभग 6 होता है। हाँ, और एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया निकालता है। मूत्र परीक्षण से कई बीमारियों का पता भी चलता है। अगर मूत्र में ग्लूकोज, जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, या कीटोन बॉडीज पाई जाएं, तो ये मधुमेह यानी डायबिटीज का स्पष्ट संकेत है। लेकिन ये मूत्रण की प्रक्रिया काम कैसे करती है? मूत्रण एक तंत्रिका प्रतिवर्त है। जब मूत्राशय भर जाता है तो उसकी दीवारों में खिंचाव होता है। ये सिग्नल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS को जाता है। और फिर CNS क्या करता है? CNS वापस मूत्राशय की चिकनी पेशियों को सिकुड़ने
और मूत्र मार्ग के अवरोधनी को ढीला होने का निर्देश देता है, जिससे मूत्र बाहर निकल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, उत्सर्जन केवल किडनी का काम नहीं है। फेफड़े प्रतिदिन लगभग 200 मिलीलीटर प्रति मिनट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और यकृत, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो भी मदद करता है। त्वचा से भी पसीना निकलता है। जी, यकृत बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल और औषधियों के अपशिष्ट को पित्त के जरिए मल के साथ निकालता है। त्वचा की श्वेत ग्रंथियां पसीने के जरिए नमक और यूरिया निकालती हैं, जबकि तैल ग्रंथियां सीबम के माध्यम से हाइड्रोकार्बन और वैक्स निकालती हैं। अंत में बोर्ड और नीट के लिए वृक्क विकृतियों यानी किडनी डिसऑर्डर्स पर बात करते हैं। यूरेनिया जैसी स्थिति तब आती है जब रक्त में यूरिया जमा होने लगता है, जो किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। जब किसी की किडनी फेल हो जाती है तो हीमोडायलिसिस का सहारा लिया जाता है। ये मशीन शरीर के बाहर एक कृत्रिम किडनी की तरह कैसे काम करती है? उसमें ऐसा क्या है जो हमारे खून से सिर्फ कचरा निकालता है, काम की चीजें नहीं? यहाँ डायलिसिस मशीन में लगी सेलोफेन झिल्ली का विज्ञान काम आता है। प्रक्रिया में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हेपेरिन मिलाया जाता है ताकि रक्त जमे नहीं। फिर इस रक्त को डायलाइजिंग यूनिट में भेजा जाता है, जिसमें सेलोफेन झिल्ली से बनी नलिकाएं होती हैं। और इन नलिकाओं के बाहर क्या होता है? इन नलिकाओं के बाहर डायलाइजिंग द्रव भरा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस द्रव का संगठन बिल्कुल हमारे रक्त प्लाज्मा के समान होता है। उसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब कुछ समान मात्रा में होता है, बस उसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होता। अच्छा, तो सांद्रता प्रवणता या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण सिर्फ यूरिया ही उच्च सांद्रता यानी रक्त से निम्न सांद्रता यानी डायलिसिस द्रव की ओर जाता है। ग्लूकोज बाहर नहीं निकलता क्योंकि दोनों तरफ उसकी सांद्रता बराबर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी वजह से सिर्फ कचरा छनकर बाहर आता है और आवश्यक तत्व रक्त में ही बने रहते हैं। शुद्ध होने के बाद रक्त में एंटी हेपेरिन मिलाकर उसे रोगी की शिरा में वापस डाल दिया जाता है। ये तो जीवन रक्षक तकनीक है। हाँ, इसके अलावा कुछ अन्य बीमारियां भी हैं, जैसे रीनल कैल्कुलाई, जिसमें किडनी में ऑक्जेलेट जैसे अघुलनशील लवणों की पथरी बन जाती है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें गुर्दे के गुच्छों में सूजन आ जाती है। इस पूरे विषय के विस्तृत और जटिल विश्लेषण को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। स्रोत सामग्री में एक छोटा सा तथ्य दिया गया है। कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट हमारी लार के माध्यम से भी शरीर से बाहर निकलते हैं। जरा सोचिए, मानव शरीर की मशीनरी कितनी जटिल है। यदि अपशिष्ट निकालने के लिए शरीर हमारी लार तक का इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या ये संभव है कि हमारी सामान्य श्वास या फिर हमारी आंखों से निकलने वाले आंसुओं में भी ऐसे छिपे हुए उत्सर्जन तंत्र काम कर रहे होंगे जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते? ये एक ऐसा अनछुआ पहलू है जो मानव शरीर विज्ञान की गहराइयों के बारे में और अधिक शोध करने के लिए मजबूर करता है।